अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। तराई क्षेत्र में शिमला मिर्च की वैज्ञानिक तकनीक से रोपाई पर जानकारी। केला की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर किसानों का अनुभव। अच्छी बढ़वार हेतु सरसों की फसल में किए जाने वाले कार्य। सब्जियों में शिमला मिर्च का एक प्रमुख स्थान है, जिसे ग्रीन पेपर, बेल पेपर अथवा मीठी मिर्च के नाम से जाना जाता है। अतः जिन किसान भाइयों ने समय से इसकी नर्सरी डाली होगी, उसकी पौध इस समय रोपाई के लिए तैयार हो गई होगी और ये समय तराई क्षेत्रों में शिमला मिर्च की रोपाई के लिए उपयुक्त भी है। तो इस फसल से अधिक उपज प्राप्त करने हेतु किस तरह से करें इसकी रोपाई और अन्य प्रबंधन, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह। किसान भाइयों, अगर आप शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं और आप उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में हैं, तो रोपाई के लिए ये उचित समय है। अगर आपकी पौध तैयार है तो रोपाई के लिए आप तैयार हैं। शिमला मिर्च की जो पौध है वो करीब 40 दिन में तैयार हो जाती है और आप इसकी रोपाई जो है खेत में कर सकते हैं। रोपाई के समय ये ध्यान रखें कि शिमला मिर्च की जो नर्सरी है या पौधशाला है, जब वहाँ से आप उसको उखाड़ते हैं तो उससे पहले आप उसमें हल्की सिंचाई कर दें, जिससे कि पौध को उखाड़ने में आसानी हो। पौध जब उखड़ेगी और उसके बाद उसकी जड़ को एक घोल में डुबो लें, जिसको हम डाइथेनियम 45 का घोल कहते हैं। करीब 2.5 ग्राम मात्रा लें और 1 लीटर पानी मिला के उसका घोल बना लें और जैसे ही आप पौध को रोपाई के लिए उखाड़ते हैं तो उसमें करीब आधे घंटे डुबो दें। इससे जो उसमें लगने वाली कुछ बीमारियां हैं जिससे कि पौध गल जाती है, उससे बचाव होगा। पौध की जब आप उपचार कर लें, उसके बाद आप शाम के समय में खेत में इसका रोपण कर सकते हैं। ध्यान ये रहे कि अगर मौसम में बादल है तो दिन में भी इसके रोपण हो सकता है, लेकिन अगर धूप है तो आप शाम के समय करीब 4 बजे, जबकि धूप कम हो रही होती है, तब आप इसकी रोपाई करें। रोपाई जो है वो आप 40 पौधों से पौधों की दूरी होनी चाहिए सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी होनी चाहिए। रोपाई करने के बाद इसमें पानी लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पौधा जो है वो एक तरह से शॉक में होता है और उसको पानी की ज़रूरत होती है। तो रोपाई के तुरंत बाद आप इसको पानी लगाएं। पानी लगाने का तरीका थोड़ा सा सावधानी ये बरतें कि पानी जब भी लगाएं तो हल्की सिंचाई करें, पूरे खेत को भर ना दें। अगर छोटे से क्षेत्र में है आपका शिमला मिर्च तो आप हजारे से या मग्गे से पानी को पौध के आसपास डाल दें, जिससे कि पूरी रात में ये अपने आप को वहाँ पर स्थापित कर लेता है और सुबह वो अच्छी तरह से खड़ा हो जाता है। इसके बाद जब आप का पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो ये ध्यान रखें कि आसपास के क्षेत्रों में जो खेत है आपका, उसमें घास ना हो। घास के लिए आप निराई गुड़ाई उसमें कर सकते हैं अगर छोटा क्षेत्र है, और अगर बड़ा क्षेत्र है तो आप इस तरह से लगाएं कि उसमें घास की बढ़वार कम हो। इसके लिए कुछ टेक्निक है जिसको हम कहते हैं मल्च, और आजकल ये टेक्निक जो है बहुत ही कारगर साबित हो रही है। अगर आप शिमला मिर्च
इसको ड्रिप इरिगेशन और मल्च के साथ लगाते हैं तो इसकी बढ़वार अच्छी होती है। ये भी देखा गया है कि मल्च लगाने से जो है बढ़वार भी अच्छी होती है और साथ साथ में इसमें घास की प्रॉब्लम भी नहीं आती है। ड्रिप इरिगेशन की अगर उपलब्धता है तो आप इसको लगा सकते हैं। ये सस्ते उसमें उपलब्ध भी है और उत्तराखंड सरकार इस पे छूट भी देती है और इसके लिए आपको अपने पास के या अपने ज़िले के उद्यान केंद्र में संपर्क करना पड़ेगा। इस तरह की सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हैं। आप छोटा सा एक सिस्टम लगा सकते हैं जो ड्रिप इरिगेशन, जिसे हम टपक सिंचाई विधि कहते हैं, उसको लगा सकते हैं और पौधों को लगाने के बाद उसके ऊपर जो है मल्च का प्रभाव जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो मल्च का भी उपयोग आप कर सकते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन के साथ मल्च का अगर आप उपयोग करते हैं तो पौधों की बढ़वार काफ़ी अच्छी होती है। समय समय पर इसमें थोड़ा खाद की ज़रूरत होती है। जब पौधों की बढ़वार हो रही होती है तो उस समय नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और जब फल बन रहा होता है तो उस समय पोटास और फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आप अगर अपने शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो काफ़ी उपज देती है और इसके साथ साथ वो जो है आपको आय भी देती है। इसके अलावा शिमला मिर्च की खेती पॉली हाउस के अंदर काफ़ी फ़ायदा देने वाली फसल है। इसके लिए आपको पॉली हाउस का निर्माण करना होगा। पॉली हाउस एक पॉलीथीन शीट का बना हुआ घर होता है और इसमें के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और तापमान थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इससे जो पौधों की बढ़वार है वो तेज़ी होती है और लंबे समय तक पौधे इसमें बने रहते हैं। अगर आप शिमला मिर्च बाहर लगाते हैं तो ये करीब 5 से 6 महीने की फसल होती है, लेकिन अगर पॉली हाउस के अंदर आप इसको लगाते हैं तो ये करीब 10 महीने की फसल होती है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। केला की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर किसानों का अनुभव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में फलों के अंतर्गत केला की खेती बहुत बड़े क्षेत्र में की जाती है। अतः जिन किसान भाइयों ने इस समय केला की फसल लगा रखी है वो इस फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु इस समय इसमें कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अपनाएं, इस विषय पर जानकारी के लिए आइए जानते हैं इन किसानों के अनुभवों को। मैं एक केले की खेती करता हूँ। मेरे पास लगभग 50 बीघा करीब केला है और लगभग 5 साल से मैं इसकी खेती कर रहा हूँ लगातार। और इसकी जो इसमें समस्याएं आती है केले में लगाने के बाद कौन कौन सी, उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसको जब आप लगा दोगे तो जिस टाइम हम इसकी रोपाई करते हैं 4 जुलाई के करीब, और हम इसको लगाते हैं तो 4 महीने के बाद में इसमें क्या होता है कि सुंडी आती है पत्तों पर, जो इसको खाती है, छेद खोल देती है। वो हरी छोटी सी रहती है, छोटी छोटी बारीक बारीक सी सुंडी, वो इनको पत्ते को खाती है, नए पत्ते जो निकलते हैं उनको खाती है। उसके लिए हम उसमें दवाई का प्रयोग करते हैं। कोई सी भी कीटनाशक हमला या वगैरह कोई सी भी आती है उसके स्प्रे करते हैं। फिर उसके बाद पावर स्प्रे से भी कर सकते हो आप, उससे आप लगातार करोगे तो बढ़िया रहेगी, उससे पूरा पेड्डे पर लग जाएगी वो, तो उससे बढ़िया तरह स्प्रे हो जाएगी। और इसके बाद फिर इसमें आती है फफूंदी। फफूंदी आती है उसके 1-1.5 महीने बाद उसमें फफूंदी आती है। फफूंदी काले काले धब्बे पेले पेले पत्तों पे आते हैं, ऊपर नीचे चमकते हैं वे खूब। उसके लिए आपको सल्फर वगैरह की या फफूंदी नाशक कोई भी दवाई इस पर आप कर दो, उससे निदान मिल जाता है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ से जुलाई में ही इसमें फूल निकलता है, जो साल भर बाद फल जो निकलता है उस पर एक छोटा सा कीड़ा आता है, वो उड़ता है मच्छर टाइप सी, वो उसमें दाग दाग से कर देता है, निशान ला देता है। जब वो फल निकलता है उसमें 4 साल भर बाद, और उसमें वह जगह जगह के उसमें टिकारे टिकारे कर देता है काले काले से, और उससे वो रस निकाल देता है और उन पर पूरे चरखे पर दाग आ जाते हैं।
और उस कारण वो ना तो मार्केट में सही बिकता है और ना ग्रोथ कर पाता है, और छोटा रह जाता है, ना चमक आती है, बिल्कुल काला काला भद्दा भद्दा लगता है, वो उसको कोई व्यापारी खरीदने को तैयार नहीं रहता। उसके लिए हमें उसी की ही दवाई कीटनाशक उसके लिए हमें वो करनी पड़ेगी 2 बार। एक तो जब इस टाइम वो फल निकलने लगे, फूल से फल, और जब फल लंबा बन जाए, और फिर उस टाइम क्रिया है। इसमें एक पदगलन की भी समस्या आती है, जहाँ ज़्यादा नमी रहती है इसमें वहाँ पदगलन आता है, और इसके लिए इसमें दवाई गिर देनी है जड़ों में, उससे जो गलन नहीं होती। जो दूसरे साल जब कटने के बाद दोबारा फसल इसकी चालू होगी, उसके बराबर में जो पेड़ा कटेगा उसकी बराबर में से जो गलन आएगी उसके लिए लगाना पड़ता है। इसमें सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप इसकी उचित दूरी पर लगाएं इन पेड़ों को, 6 बाई 7, 6.5 सही दूरी पे, जिससे कि धुआं धूप सब चीज़ इसमें लगे और इसमें कहीं भी पानी भराव की समस्या ना हो। सभी किसान भाइयों एक बात बताता हूँ, इसी तरीके से अगर आप इन सभी समस्याओं को जो मैंने बताई है इनसे निदान करोगे तो आप भी एक अच्छी खेती काटोगे। अच्छी खेती है केले की। मंडल रोहाना, जिला मुजफ्फरनगर। मैं किसान केले का किसान हूँ और लगभग 30 बीघे में केला उत्पादन कर रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जब इस पेड़ पर फूल आ जाता है और फूल के बाद जो फल तैयार होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। हमारा जो केला है इस पर जुलाई माह में फूल आता है, तो जैसे हम अपना पेड़ा जुलाई माह में हमारा केला आता है, उसके 15 दिन बाद हम इसमें पौधा छोड़ते हैं। फूल आने के बाद लगभग 90-95 दिन में हमारा चरखा ऐसा ऐसा तैयार हो जाए। तैयार कैसा होगा, इसकी पहचान ये होगी कि इसके केले जो हैं ये गोड़ा ही ले जाएंगे और चमकदार हो जाएंगे, तो समझ लो आपकी फसल जो तैयार होगी। इसे काट कर हम मंडी में पहुंचा सकते हैं और फिर हमारा जो जिसके नीचे जो छोटा पौधा है वो अगले साल के लिए छोड़ दिया जाएगा और उस पर आपका अगले साल जुलाई माह में ही फूल आएगा। तो किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हमारा फूल बनता है और उसके बाद जो ये फल तैयार होता है उसके बीच में हम लगभग हर 15 या 20 दिन के बाद इस पर एक स्प्रे करेंगे। स्प्रे करेंगे फूल पे, छोटी छोटी फली बनेंगी, उस पर स्प्रे करेंगे हम। NPK की कर लो या कोई भी टॉनिक को वो अच्छा बाजार में उसकी कर लो, तो उससे फिर चमक आ जाएगी और ये फल आप पौधे के हर 20वें दिन कर लो। इन 90 दिन को आप अपने 3-4 हिस्से में उसके पार्ट कर लो और उसके में जो हर 20वें दिन आप एक स्प्रे करो उस पर, जिससे कि इसमें चमक आए और इसकी वृद्धि तेजी से हो। और नमी जो हो धरती के अंदर जो हो नमी बनी रहनी चाहिए, सफ़ेद ना हो धरती। इसके लिए हम इसमें हर 15वें या 20वें दिन पानी देते रहें मौसम के हिसाब से। पानी रुकना, इसमें पानी भराव नहीं होना चाहिए। इसके जड़ में जो हो मिट्टी का चढ़ाव होना चाहिए। मिट्टी इसकी जड़ों के अंदर इसके तने पर पानी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो इसमें जड़ गिरने की समस्या होगी जो आपको अगली फसल के लिए नुकसानदायक होगी। किसान भाइयों जब हमारा फल तैयार हो जाए इसकी पहचान कैसे करेंगे कि यह तैयार हो गया, इसके लिए हम देखेंगे कि फल जो हमारा फली जो है इसके अंदर ये गोड़ाई ले जा और इन पर चमक आ जाए अच्छी, तो समझ लो हमारा फल जो है तैयार हो गया मंडी में जाने के लिए। हमें इसके उचित दाम जब भी मिलेंगे। अगर जो मान लिया हम देखना है कि तैयार हुआ नहीं है, इसके लिए इस पर ये धैर्य हैं जो ये धारीदार रहेगा और इस पर चमक नहीं रहेगी, ये हरा रंग ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए समझो कि हमारा फल तैयार नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें फल जो है तैयार की पहचान यही है कि फल हमारा गोल होना चाहिए और चमकदार होना चाहिए। अगर हम इस अपने फल को कच्चा काट कर मंडी में ले जाएं तो इसके भाव में अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस पर वजन भी हमें नुकसान होगा, वजन कम आएगा और मंडी में जो उस पर रंग अच्छा नहीं आएगा पकने के बाद, तो हमें मंडी में भाव अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें तैयार ही फसल काटनी चाहिए। किसान भाइयों जब हम इसे बेचने में कोई बहुत सुविधाजनक है, इस मंडी से जो आ जाते हैं मजदूर आ जाते हैं या अपने आप कोई दंती लेकर से काट लो तो बड़ा आसान रहता है उसके लिए। आगे और भी यहाँ कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। अच्छी बढ़वार हेतु सरसों के फसल में किए जाने वाले कार्य। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के जो किसान सरसों की समय से बुआई कर चुके होंगे वो फसल 20 से 30 दिन की अवस्था पर होगी और इस समय फसल में कुछ कर्षण कार्यों को करना जरूरी है।
तभी फसल से आगे चलकर अधिक उपज प्राप्त होगी। तो सरसों की फसल में कौन कौन से कार्यों को करना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। जिन किसान भाइयों ने सरसों की बोनी जो है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में की है, वो जो करीब हमारा 35 से 40 दिन की हो चुकी है। और जिन लोगों ने थोड़ा देर से बोनी किया है, 15 अक्टूबर के बाद किया है, तो उन किसान भाइयों को चाहिए कि जो सरसों है, सरसों यहाँ जो काफ़ी बड़े एरिया में होती है। और सरसों में सबसे ज़्यादा महत्व है कि जो हम बुआई करते हैं, बोते समय पर जो हमारी पौधों की संख्या है वो हमारे हिसाब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान भाई इसका सीड छोटा रहता है और सीड ड्रिल से बोनी करते हैं, तो इसलिए जो इसके जो पौधे हैं जो काफ़ी नज़दीक हो जाते हैं, जिससे कि हमारी पैदावार प्रभावित होती है। तो उसके लिए जो इस समय हमको काम करना है कि जहाँ सरसों का जवाब जहाँ हो चुका है, वहाँ जैसे 20 से 25 दिन की अवस्था की सरसों है, वहाँ पर हमको थिनिंग करना है, हमको जो बिरलीकरण करना है। बिरलीकरण से मतलब है जो हमारे घने पौधे हैं उनको निकाल करके बाहर करना है। जैसे हम लाइन से लाइन की बुआई करते हैं, हम 35 से 40 सेंटीमीटर बोनी रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर। अगर इससे ज़्यादा पौधे हैं तो वो हमारे लिए अनावश्यक पौधे हैं, उनको हमें निकाल देना चाहिए। और केवल बिरलीकरण करने से ही पौधों की संख्या हम सुनिश्चित कर लें तो हमारी जो है 10 से लेकर के 15% तक पैदावार बढ़ जाती है। दूसरा ये कि हमने ब्रीडिंग करने के बाद में हम इसमें जो है एक भीलो को जो है हम 2 कूड़ों के बीच में अगर निकाल दें तो उससे एक तो हमारा जो खरपतवार है वो नियंत्रित हो जाता है। दूसरा जो है मिट्टी चढ़ जाती है, पौधे के ऊपर तने पे मिट्टी आ जाती है। जब हम सिंचाई करते हैं तो हमारा सीधे सीधे पानी जो है तने के टच में ना आकर के साइड से रहता है, जिससे कि हमारा जो तना क्षरण की बीमारी है वो भी कम लगने की संभावना रहती है। और दूसरा ये कि जब हम भीलो चलाते हैं तो हमारा एक कूट सा बन जाता है और रिज पे हमारी सरसों आ जाती है, तो पानी हमारा हमेशा तने से दूर रहता है और नमी से हमारा काम चल जाता है, तो पानी की मात्रा भी हमें कम देनी पड़ती है। दूसरा जो सिंचाई है, देखिए सिंचाई भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार बारिश कम हुई है तो हम पहली सिंचाई जो रिकमेंड करते हैं फूल आने से पहले वाली अवस्था पर रिकमेंड करते हैं। तो इसमें जो 30 से 35 दिन पे हम पहली सिंचाई जो जिसको जो है रिकमेंडेशन करते हैं, तो 30 से 35 दिन की अवस्था पर जो है हम इसमें सिंचाई कर दें। और सिंचाई से पहले उसमें हम निदाई जरूर करें, क्योंकि हम देखते हैं कि सिंचाई करने के बाद में बहुत सारे खरपतवार निकल के आते हैं, तो उससे अगर पहले ही हम निदाई कर देंगे तो हमारे खरपतवार कम आएंगे और दूसरा हमारी सरसों तेज़ी से बढ़ेगी, तो खरपतवार फिर नीचे रह जाएंगे, फिर खरपतवारों का प्रभाव उस पर नहीं होगा। तो 35 दिन तक हमको खरपतवारों से फ्री उसको रखना है और उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारी सरसों जो है उसकी बढ़वार अच्छी होगी, तो नीचे अगर कोई खरपतवार जमता भी है तो वो उसका प्रभाव इतना फसल पर नहीं पड़ेगा। जैसे ही सिंचाई करते हैं तो उस समय हम जो उर्वरकों का प्रबंधन भी हमें देखना है, क्योंकि हम जो है बुआई के समय पर तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस एंड पोटास की पूरी मात्रा तथा गंधक की पूरी मात्रा हम बुआई के समय प्रयोग करते हैं। और जो शेष आधी जो नाइट्रोजन बचती है उसको जो हम पहली सिंचाई के बाद में जब पेड़ सैनिक की अवस्था आ जाए उस समय हम जो टॉप ड्रेसिंग कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जब हम 35-40 दिन पे सिंचाई करेंगे तो 40-45 दिन पे इसमें फूल आने की अवस्था शुरू हो जाती है, कहीं कहीं जो है 1% फूल आना शुरू हो जाता है। तो हमें उस समय ये देखना है कि उस समय नमी होगी और उस समय जो हम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर देंगे तो हमारी जो फ्लावरिंग आएगी वो एक साथ आएगी पूरी फसल में और फ्लावरिंग की अच्छी आएगी। तो इस समय हमें ये देखना है कि जो हमें जो तत्व देना है उस समय नमी होना चाहिए। अगर तो मान लो नमी नहीं है तो ऐसी स्थिति में फिर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग न करें। दूसरा ये कि इसमें हम देखते हैं कि जैसे ही जमता है तो एक जो है पेंटेड बग आता है, ये कीड़ा आता है, लाल सा कीड़ा आता है, तो वो क्या है कि पौधे को जो है खाता है और खा करके नष्ट कर देता है। या दूसरा एक इसमें सो फ्लाई भी आती है, तो सो फ्लाई भी इसको जो है पत्तों में छेद कर देती है। तो उसके लिए आप या तो मिथाइल पैराथियन 2% धूल आती है, डस्ट ले लें, और डस्ट नहीं है तो हम जो है इसमें रोगोर ले लें। रोगोर का जो हम छिड़काव कर सकते हैं 1 लीटर पानी में और 1 से 2 ml दवा डालकर 1 से 1.5 ml दवा डाल करके और हम इसमें छिड़काव कर देंगे तो उससे जो हमारा कीड़े की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है अलीगंज एटा के अनिल भारती ने। आपने सूकरों के बच्चों की देखरेख पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हाँ किसान भाइयों, एक यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि सूअर पालन में एक बड़ा कभी कभी ऐसा होता है कि यदि हम ब्याहते समय बच्चों की सही देखरेख ना करें
या उसकी जो माँ है, डो है, उसकी सही देख रेख ना करें तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। क्या है कि सूअर में एक इस तरह की एक प्रवृत्ति होती है कि उसकी माँ तो सोचती है कि बच्चों से हम प्यार कर रहे हैं, और बच्चा ब्याहते समय जो भी बच्चे निकलते हैं बाहर, तो कभी कभी सूरी प्यार के उसमें वो तो सोचती है प्यार कर रहे हैं और बच्चों के पास बैठ जाती है और बच्चों के ऊपर भी बैठ जाती है। तो ऐसे में बच्चों की मृत्यु हो सकती है। तो विशेष ध्यान रखें कि जैसे ही सूरी ब्याने वाली हो तो उसको 1 सप्ताह पहले हम अलग कमरे में कर देते हैं, जिसे डिलीवरी रूम कहते हैं। और उस कमरे में ये बहुत ज़रूरी है कि पिगलेट गार्ड लगाते हैं ये लोहे के पाइप से। तो करीब 1.5 फीट दीवार से दूरी पे और 1.5 फीट ज़मीन से ऊंचा एक हम 3 इंच का पाइप लगा देते हैं कमरे के चारों तरफ। जिससे क्या है कि जब बच्चे ब्याते हैं तो वो बच्चे पैदा होते ही उनको हम अलग कर देते हैं और जो गार्ड के अंदर कर देते हैं, जो पिगलेट गार्ड है, गार्ड रेल है, पाइप है, उसके अंदर कर देते हैं, जिससे कि उसकी माँ है वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाती और बच्चों की मृत्यु बच जाती है, जिससे कि वो बच्चों के ऊपर नहीं बैठ पाती। जैसे ही बच्चा पैदा हो उनको एक एक करके उसके अंदर गार्ड रेल के अंदर करते रहें और उनको सफाई कर दें। जहाँ पर सूरी ने प्रसव किया है वो थोड़ी जगह गंदी हो जाती है, उसकी अच्छी तरह से सफाई कर दें और बच्चों को अपने सामने दूध पिलाएं। जैसे ही बच्चा सब हो जाए तो उनको सफाई करके और उनका दूध पिला दें। और यदि ठंड का मौसम, जैसे अब ठंड शुरू हो रही है धीरे धीरे, तो ठंड के मौसम में विशेष ध्यान रखें कि उनके नीचे शाम के समय रात में बिछाली बिछा दें। जैसे आपका धान का पुआल है या गेहूं का भूसा उपलब्ध है, गेहूं का भूसा है या ज्वार बाजरा मक्का के डंठल हैं, इनको नीचे बिछा दें। दूध तो आप जैसे ही सारे बच्चे आ जाएं और उसकी सफाई करने के बाद में दूध तो इमीडिएट जितनी जल्दी हो दूध पिला देना चाहिए उन्हें, जिससे कि दूध में देखिए आप जो कोलेस्ट्रॉल होता है, खीस होता है दूध, तो उसमें एंटीबायोटिक गुण होते हैं और बच्चा जैसे ही उसको पीता है तो उसके अंदर एंटीबायोटिक गुण होने के कारण कोई बीमारी उस पर आक्रमण नहीं कर सकती है। दूसरे उसके जो जन्म के समय पेट के अंदर रहता है डोके, तो उसमें काफ़ी उसकी आंतों में गंदगी भी हो सकती है बच्चे की आंतों में। तो ये दूध पिलाने से, खीस पिलाने से वो भी गंदगी भी मल के द्वारा जो है बाहर निकल जाती है। सप्ताह तक तो माँ के साथ और उसी कमरे में रहेगा जिसमें गार्ड रेल लगी हो, जिसे डिलीवरी रूम कहते हैं। और उसके बाद में फिर दूसरे कमरे में उसे शिफ्ट करते हैं। तो करीब 45 दिन तक हम उस दूसरे कमरे में रखते हैं और बच्चों को माँ के साथ रखते हैं। और 45 दिन के बाद में फिर बच्चों को हम अलग कर देते हैं, बच्चों को अलग कर देते हैं कमरे में और माँ को अलग कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि अलग करने से फिर वो माँ है, डो है, वो दोबारा जो है पुनः हीट में जल्दी आ जाती है और 1 सप्ताह के अंदर हीट में आ जाती है और पुनः जो है गर्भधारण कर सकती है। यदि हम बच्चों को लंबे समय तक साथ रखेंगे तो वो हीट में नहीं आ पाती। ये जो हमने अलग किए हैं इनको संतुलित चारा खिलाएं, जिसमें आपका 60 से 65% तो आपका मक्का या बाजरा का जो दलिया होगा या पाउडर होगा और 20% लगभग गेहूँ का चोकर और 8 से 10% मूंगफली की खली, 1 से 2% खनिज में लवण मिनरल मिक्सचर और 1% नमक मिला के उनको संतुलित आहार खिलाएं। उनकी इससे बढ़वार अच्छी हो। खिलाने का तरीका देखिए, ये हमेशा ध्यान रखें कि उनको सूखा खाना ना दें। जो भी खाना हम दें उनका जो खो बनी हुई है, खोर जिसे नाद कहते हैं, या जो एक हम चौकोर ईंट का सीमेंट का बना देते हैं, उसमें पानी में घोल के ही उसको दें। जैसे कि हम लोग गीला करके, जैसे बेसन गीला करके पकौड़ी बनाते हैं उतना गीला होना चाहिए, या चीला बनाते हैं उतना गीला आटा हो। और सूखा खिलाने से क्या है कि कभी कभी पशुओं में धसका लग जाता है, खासकर सूअरों में। तो धसका लगने से उन्हें सांस की बीमारी भी हो सकती है, तो कभी भी सूखा दाना ना दें। पेट के कीड़े के लिए तो टैबलेट आती हैं, हालांकि 1-1.5 महीने तक इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन बड़े पशु हो जाते हैं 1.5-2 महीने के, या उसके बाद में वयस्क पशु हैं, इनको इसकी कीड़े की टैबलेट आती हैं। उनको एक टैबलेट जो है वयस्क पशु को दे देनी चाहिए। तो हम फिर इनको अपने विभिन्न एज के हिसाब से अलग अलग बाड़े में रखते हैं। जैसे 1.5 महीने तक तो वो माँ के साथ रहेगी, 1.5 महीने से करीब 2-3 महीने बाद तक वो अलग लाट में रहेंगे, और जैसे 6 महीना होंगे फिर उनको वयस्क बाड़े में हम ले जाते हैं। और जो भी गर्भवती डो है, मादा सूरी है, इसको हम लगभग 7 दिन या 10 दिन पहले उसको अलग रखते हैं। और इस तरह से रखते हैं कि लगभग जो मेल है, जो नर है, इसको अलग रखते हैं
और ये लक्षण जैसे ही मादा में लक्षण आते हैं तो उसको मादा को हम जो है नर के कमरे में एक दिन पहले छोड़ देते हैं और 3 दिन तक उसको नर के कमरे में रखते हैं, जिससे कि उनका प्रजनन की जो शुरुआत है वो हो सके। अब ये तो हमारे उस पर निर्भर करेगा कि हम जो बच्चे बेच रहे हैं वो मांस के उद्देश्य से बेच रहे हैं या फिर हम ब्रीडिंग पर्पज़ के हिसाब से उनका प्रजनन करने के लिए या जो सुअर के फार्म है उन पे बेच रहे हैं। तो सुअर के फार्म स्टार्ट करने के लिए यदि कोई कृषक ले रहा है सुअर पालन इकाई स्थापित करने या उनके लाट चालू करने के लिए, तो हम 1.5 से 2 महीने 2.5 महीने तक का बच्चा देते हैं। और यदि हमको मांस के हिसाब से मार्केट में विक्रय करना है तो लगभग 6 से और 8 महीने और 1 साल 6 माह से 1 साल के बीच में बच्चों को हम निकाल देते हैं। और लगभग 6 महीने के बच्चे का 70-80 किलोग्राम वजन और 1 साल के बच्चे का 1 से 1.5 कुंटल वजन हमको मिल जाता है। और यहाँ तो मार्केट बड़ा अच्छा है इसका, और 120 रुपये जिंदा वजन के हिसाब से तोल के जो इसके सुअर का मांस का काम करते हैं वो ले जाते हैं। तो आपको जिंदा तोल के आपको 120 रुपये किलो के हिसाब से वो पैसा दे देते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु मुर्गी पालन पर जानकारी। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित कृषि आधारित मौसम पूर्वानुमान। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।